तो बिहार में दूसरे दौर का चुनाव है। 108 साल पहले जहां बापू के चरण पड़े तो देश का निजाम बदलना तय हो गया। और उस चंपारण में इस दौर में असेंबली के चुनाव है, जो सीमांचल में 2020 में तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोक दिया है। इस बार वही चुनाव है। ओवैसी फैक्टर का यहां इम्तिहान है। आज 3 अहम सवाल है। पहला ये कि क्या पहले दौर की तरह इस फेज में भी बम्पर वोटिंग होगी। दूसरा कि आयु वर्ग यानी एज ग्रुप 18 से 29 के बीच का जो 84,84,000 वोटर है वो किसके साथ है। तीसरा यह है कि 30 से 40 आयु वर्ग के जिस प्रवासी बिहारी मजदूर वर्ग ने पहले दौर के चुनाव को हिला डाला, वो 1,04,00,000 वोटर किस पार्टी का साथ देंगे। ये कई सवाल है और इन तमाम सवालों को हम जानने की कोशिश करेंगे। बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से, अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मधुबनी रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनका ही रुख करते हैं। मरगूब, एक इंट्रो मैंने पढ़ा है और इंट्रो के जरिए 3 सवाल मैंने उठाया। युवा किसके साथ है, प्रवासी मजदूर किसके साथ है, और क्या MIM सीमांचल में इस बार खेल बिगाड़ती नजर आ रही है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता ये तीनों सवाल का जवाब। प्रवासी मजदूर पर प्रशांत किशोर का दावा है, लेकिन तेजस्वी यादव का दावा सिर्फ एक बात पर है जी कि हमें पलायन, रोजगार और नौकरी पर वोट मिल रहा है। जहां तक आपने जेएनजी की बात कही तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वोटर जो है उसका रुझान महागठबंधन की तरफ है। उसके पीछे की कवायद देखी है कि हमें नौकरी और रोजगार चाहिए। और AIMIM फैक्टर इस बार बनेगा या नहीं बनेगा, इसके पीछे थोड़ा आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा जी। सीमांचल का पूरे इतिहास को आप देखेंगे तो पिछले बार तेजस्वी यादव को सीमांचल ने सत्ता के करीब ले जाकर छोड़ दिया था और 2, 4, 5, 6, 7 सीट 200, 300, 400, 1000 से राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन हार गई थी और वो सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाए। इस बार वहां ओवैसी ने पूरी जान फूंक दी है, पूरी जान लगा दी। आप समझिए 9 तारीख को भी वो सीमांचल में थे। लेकिन जहां तक सीमांचल का है, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी बहुत कद्दावर हैं। मास्टर मुजाहिद के बारे में कहा जाता है कि सीमांचल के रीढ़ है वो, उनका हारना असंभव है। सरफराज अहमद के बारे में कहा जाता है कि उनका हारना असंभव है। तो 2 सीट तो ऐसे हो गई। अन्य सीटों पर बहुत कीन कंटेस्ट है। इसके पीछे की कवायद ये है कि कहीं न कहीं लोग ये समझ रहे हैं, जो राजनीतिक टीकाकार जो हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं, कि लोग ये समझ रहे हैं कि वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। वोट का बंटवारा अगर नहीं होना चाहिए, लोगों की मंशा है, तो इस परिस्थिति में AIM बहुत बड़ा मिराकल कर दे, बहुत बड़ा चमत्कार कर दे, ये हमें तो अभी तक नहीं दिखता। हालांकि कल शाम में जब हमारी आपकी बातचीत हुई 6 बजे के बाद, तो मैं आपको रिपोर्ट बता दूंगा कि आखिर सीमांचल में हुआ क्या। लेकिन सीमांचल में महागठबंधन को नींद उड़ा चुका है। AIM मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान कर सकता है, हो सकता है 1-2 सीट लूज हो जाए, ये भी संभव है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि पूरी जड़ से उखाड़ के फेंक देना, ये फिलहाल हमें संभव नहीं लगता। और जेएनजी के बारे में तो स्वाभाविक बात है, तेजस्वी यादव ने कहा कि वो हमारे साथ हैं, चूंकि हमने रोजगार और नौकरी की बात की है। लेकिन NDA का कहना है कि हमने रोजगार नौकरी दिया है, इसीलिए वो हमारे साथ आएंगे। NDA का कहना है कि हमने प्रवासी मजदूरों को लाया है, हमने प्रवासी मजदूरों के लिए कई स्कीम लाए हैं, तो हमारा साथ देंगे। ये 3 फैक्टर बिहार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। एक फैक्टर तो सीमांचल का है, 2 फैक्टर पूरे बिहार में 225-30 सीट के आसपास, ये दोनों फैक्टर है। लेकिन ये दोनों फैक्टर जिस तरफ काम करेगा, मैं आपको अभी कह रहा हूं, वो गठबंधन सरकार बनाएगी। जेएनजी और प्रवासी मजदूर, महिलाओं का तो फैक्टर है ही। देखिए, महिलाओं का वोट बैंक, नीतीश कुमार की तरफ बहुत पहले से रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ उनका झुकाव रहा है। शराबबंदी कानून को लेकर जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया तो उसका झुकाव। लेकिन जो 10,000 रुपये का इफेक्ट है, ये इफेक्ट क्या बहुत चमत्कार करेगा? क्या अगर वो इफेक्ट चमत्कार करेगा तो इसका मतलब है कि महागठबंधन का समीकरण टूट गया, महागठबंधन का वोट बैंक टूट गया। सीधा समझिए आप, मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको। अगर ये आप भी कह रहे हैं, हम भी जानते हैं और हम लोग चर्चा भी करते हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं, महिलाओं का सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार की तरफ रहा है हमेशा से। महिलाओं का वोट और नीतीश कुमार को मिला है। इस बार वो 10,000 जो पहले दे दिया गया चुनाव घोषणा से पहले,
तो कितना बदलाव कर पाएगा, क्योंकि महिलाएं तो ऑलरेडी नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ, एनडीए के साथ है ही है, जो कहा जाता है, जो राजनीतिक जानकार कहते हैं, तो वो कितना कर पाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि यहां पर झारखंड में जो चुनाव हुए थे, मैया सम्मान योजना ने बड़ा बदलाव कर दिया था, बड़ा कमाल कर दिया था। तेजस्वी ने भी उसको लेकर वादा किया और वादा के साथ एक और चीज ऐड कर दी कि पूरे साल का पैसा एक बार में हम दे देंगे। तो क्या इससे उस वोट में कुछ टूट आपको होता नजर आ रहा है? देखिए, परिवर्तन तो थोड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि महिलाओं को लगता है कि अगर हम 10,000 रुपया हमने लिया है तो आने वाले दिनों में हमें 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन अगर परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब है महागठबंधन का वोट बैंक टूट गया। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि महागठबंधन का वोट बैंक जो है, उस वोट बैंक पर तेजस्वी यादव आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमें बदलाव को लेकर वोट मिल रहा है, हमें जेएनजी का वोट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं किस तरीके से उन्होंने जो वादा किया, उस वादे का कितना इफेक्ट है ये भी देखना होगा। लेकिन अगर ये 10,000 का इफेक्ट आया तो मतलब है कि महागठबंधन का वोट बैंक टूट गया। अगर नहीं आया तो निश्चित तौर पर महागठबंधन इंटैक्ट है। और अगर महागठबंधन इंटैक्ट है और जिस तरीके से सहनी कर रहे हैं कि हमें सहनी का वोट मिल रहा है, जेएनजी में तेजस्वी यादव का दावा है कि हमें फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर हमारे तरफ ठीक है, तो ये एक बड़ा मिराकल होगा। मैंने आपको कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये बड़ा मिराकल होगा। और इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव का जो साइलेंट वोटर है वो कमाल भी करेगा और वो चमत्कार भी करेगा। मैं आपको सारिक आज बोल रहा हूँ, 14 तारीख को लगातार सुबह 8 बजे से हमारी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन ये साइलेंट वोटर है जिंजी, ये कमाल भी करेगा और ये चमत्कार भी करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, मरगूब हमारे सहयोगी हमारे साथ मधुबनी से जुड़े हुए हैं और वो बने रहेंगे। सासाराम से सचिन को मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे। सचिन, जिन इलाकों में आप एक्टिव रहे, जिन इलाकों में आप गए हैं, कि आपकी फाइंडिंग क्या है? किस रूप में बिहार चुनाव को बीते चुनावों से आप देख रहे हैं, जनता के मिजाज को देख रहे हैं, और आपको लग रहा है इस चुनाव में, जैसे एक तरफ कहा जा रहा है परिवर्तन, एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं फिर से विश्वास, आपकी क्या फाइंडिंग है? देखिए तारिक, सासाराम विधानसभा में मतदान को लेकर यहाँ व्यापक इंतजामात किए गए हैं। कई फोर्स के साथ साथ कई व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। यहाँ पहले चरण में आपको बता दें इब्राहिम की 326 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो जिसपे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। जबकि चिनारी विधानसभा की अगर बात करें तो चिनारी विधानसभा में 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शाम 7 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। तारीख आपको बता दें कि टोटल रोहतास जिला की अगर बात करें तो टोटल 22,19,452 मतदाता हैं जो वो कल मतदान करेंगे, जिसमें 11,73,683 पुरुष मतदाता शामिल हैं, जिसमें और बता दें कि महिला मतदाता की संख्या 10,45,772 हैं जो कि कल सीधे मतदान करेंगे। आपको बता दें इब्राहिम की, देखिए सासाराम अगर विधानसभा की बात करें तो सासाराम विधानसभा काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनावी मैदान में है। उधर महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन से सत्येंद्र शाह चुनावी मैदान में है और सीधी लड़ाई सत्येंद्र शाह और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा से है। वहीं करागर अगर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तारीख, तो रितेश पांडे हैं जो कि जनसुराज से भोजपुरी अभिनेता भी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। उधर कांग्रेस से महागठबंधन से बात करें तो वहाँ संतोष मिश्रा हैं जो वर्तमान में विधायक रहे हैं, वो भी चुनाव मैदान में हैं। उधर जेडीयू से अगर बात करें तो जेडीयू से वशिष्ठ सिंह जो कि पूर्व में भी करागर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, वो भी चुनावी मैदान में। कह सकते हैं तारिक कि ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो करागर विधानसभा की सीट पे नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम दिनारा की बात करें तारिक, तो दिनारा में आलोक सिंह है जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से अब चुनावी मैदान में है, एनडीए के प्रत्याशी हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उन पे अपना विश्वास जताया है। चलिए, तो सासाराम कई मायनों में हॉट सीट बनी हुई है। सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए, मरगूब भी हमारे साथ बने रहेंगे।
पॉइंट में आज बात हो रही है बिहार के सियासत की, क्योंकि कल यानी 11 नवंबर को दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। पहले चरण में बिहार की आवाम ने बम्पर वोटिंग की है, 65% के आसपास मतदान हुआ है। अब बारी दूसरे चरण अंतिम चरण चुनाव की है। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, मरगूब हमारे साथ मधुबनी से है, ससाराम से हमारे साथ सचिन है और पूर्णिया से अब हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जुड़ रहे हैं। और हम अपने संवाददाताओं से जानने समझने की कोशिश करें। नितेश जी, कल बात हो रही थी जो आपसे, तो हम लोग MIM पर बात कर रहे थे, सीमांचल पे कितना इम्पैक्ट होगा। बिहार की सियासत में एक नया टर्म जुड़ गया है युवा को लेकर। युवा और महिला इस बार डिसाइडिंग फैक्टर है, ये आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने इस बात को कहा कि युवा वर्ग जो है उसका झुकान, उसका रुझान या उनका साथ जो है वो महागठबंधन की तरफ आ गया है। किस रूप में इस बात को आप जस्टिफाई करते हैं, अगर ऐसा है तो, और अगर नहीं है तो कैसे? नहीं, देखिए, अगर युवा उनकी तरफ झुकाव है तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर आप कहेंगे कि नहीं 100% युवा जो है वो तेजस्वी को चाह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि लास्ट आवर में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि इतने दिन से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो आपको भी पता है किधर झुकाव होगा और क्या होगा। चूंकि उनको भी ये पता है कि चाहे महिलाएं हो या युवा, फैक्टर इंपॉर्टेंट है। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं खासकर अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के साथ है। चूंकि उनको लग रहा है कि हमको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तेजस्वी ने घोषणा की है कि हम 30,000 देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड तक जो है ये मैसेज सही से पहुंच नहीं पाया। लेकिन नीतीश कुमार का मैसेज स्पष्ट है क्योंकि उनको मिल रहा है। अब बचा युवाओं को उन्होंने कहा है कि भाई हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, हर परिवार में से कोई ना कोई एक सरकारी नौकरी में होगा। तो युवा उनकी तरफ जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% आप कह सकते हैं कि युवा उनकी तरफ जुड़ेंगे। युवाओं को चूंकि उनको पता है कि अब 122 सीटों के मतदान कल होने वाले हैं, ऐसे में उन्होंने ये बताने का कोशिश किया होगा कि भाई 121 सीट पर जो हुआ है तो उसमें हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं, आप हमको फिर वोट करें तो जिससे कि हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि अभी भी फाइट पूरी तरह से है, एनडीए के फेवर में है। और अब जो कल का चुनाव होगा, कल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 122 सीट के चुनाव जो है, मैं जहां खड़ा हूं उस सीट को भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी अगर पिछली बार आप देखेंगे तो एनडीए ने 12 सीटें एनडीए को मिली थी। वहीं पर अगर आप देखें तो इस बार जो है उनका प्रयास जरूर होगा, चूंकि मुस्लिम आबादी यहां पर बहुत है। ऐसे में अभी आपको बताया किशनगंज सीट की आप बात कर लें, किशनगंज सीट पर जो है बीजेपी मात्र 1300 वोट से पिछली बार हारी थी। वहीं पर अगर आप अररिया से देखें तो अररिया को बीजेपी को ये लग रहा है कि वहां पर 4 सीट बीजेपी को मिला था, बीजेपी को है कि वहां पर 6 की 6 सीटें निकाली। लेकिन तेजस्वी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इन सीटों को हम अपने खाते में कैसे ले सकें। आप देखें कि धमदाहा की सीट पर जो है वो लगातार जो है यहाँ पर सिचुएशन जो है, अगर आज भी देखें तो आज लेसी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर संतोष कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम लोग लगे हुए हैं इस ओर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है मतदाताओं को अपनी ओर रुझान किया जाए। तो यहाँ पर अगर सिनेरियो देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि यहाँ पर जो मुस्लिम फैक्टर होगा, जो कि 40% से 70% तक हर विधानसभा में मुस्लिम यहाँ पर हैं। आप अगर देखें तो 67-68% मुस्लिम जो है किशनगंज में है, अररिया में उसी तरीके से है, मैं पूर्णिया में खड़ा हूँ यहाँ पर है। तो वो एक फैक्टर है यहाँ पर। उस फैक्टर में अब क्या होता है, मैं किशनगंज की बात आपसे कर रहा था। किशनगंज में पिछली बार जो है AIMM के जो प्रत्याशी थे उनको 41,000 वोट आया है, बीजेपी वहां 1300 वोट से हारी है। यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वोट अगर बटेंगे तो फिर हो सकता है कि बीजेपी को फायदा हो, लेकिन अगर वोट नहीं बटेंगे तो बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, माने एनडीए अलायंस को इस ओर नुकसान होने जा रहा है यदि वोट नहीं बटेंगे तो। नितेश जी अभी हमारे साथ जो है नितेश जी आदर्श से बात कीजिएगा। एक चीज आपसे हम समझना चाह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं और ये डिफरेंट सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि नेक टू नेक फाइट है, ये तो स्पष्ट है। अगर नेक टू नेक फाइट है तो तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो इंतजार करना होगा 14 का कि भाई किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसको कितनी सीटें मिल रही है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, इसको देखा जाए कि मतलब झुकाव किसकी तरफ है, तो क्या आपको लग रहा है कि एनडीए या महागठबंधन किसी को अगर नेक टू नेक फाइट नहीं है, दूसरी तरफ हम लोग अगर संभावना तलाशते हैं तो स्पष्ट बहुमत किसी को मिलती नजर आ रही है? आपको लगता है कि हाँ अपर हैंड महागठबंधन जा सकती है या अपर हैंड एनडीए जा सकता है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि
अगर अब पहले अगर 121 सीटों की बात करें तो वहां जो अभी तक समझ में आ रहा है कि वहां एनडीए बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन वहां एनडीए बढ़ रहा है। लेकिन यहां अब जो 122 सीट है उस सीट में ये जो 24 सीट है ये इंपॉर्टेंट है। आपका अगर देखेंगे तो मधुबनी, दरभंगा, तमाम जगहों की सीट, जो मिथिलांचल की सीट है वो इंपॉर्टेंट सीट होगी। तो इन सीटों पर जो है क्या होता है, इन सीटों पर क्या, जो अभी आप बोल रहे हैं कि अभी मान लीजिए तेजस्वी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उनको भी पता है कि युवा और महिलाओं को किस तरीके से कन्विंस किया जा सकता है, क्या प्रेस के माध्यम से या तमाम ग्राउंड लेवल पर तो उनके लोगों ने जितना कन्विंस किया है, या इसी क्षेत्र में आप देखें कि दर्जनों सभाएं तेजस्वी यादव ने की है, क्योंकि उनको पता है। वहीं नरेंद्र मोदी ने भी किया है, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने किया। अररिया इलाके में लगातार उन्होंने किया। आप देखें कि जनसभा को जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उससे ठीक पहले जो है 2-2, 3-3 ट्रेन उन्होंने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। यहाँ पर आप एयरपोर्ट यहाँ पर दिया, तो देने का अर्थ ये था कि यहाँ पर उनको भी पता है कि अगर 12 में से हम अगर प्लस होंगे तो हम निश्चित रूप से इंडिया अलायंस को नुकसान करने जा रहे हैं, लेकिन 12 में से अगर हमारा 5, 6, 7 सीट अगर घट गया तो उनको परेशानी उनकी बढ़ जाएगी। अभी आदर्श है, आदर्श से इसलिए हम समझना चाहेंगे क्योंकि कटिहार इनका प्रॉपर इलाका है। क्या उस इलाके में क्या कुछ लग रहा है? कटिहार की बात करें, मनिहारी की बात करें, चूंकि वो साहेबगंज, गंगा के उस पार अगर देखिए तो साहेबगंज है, इस पार मनिहारी है, तो इन सीटों पर अगर हम आपसे जानना चाहें तो क्या होगा? देखिए, कटिहार की जो सीट है वो वहाँ से तारकिशोर प्रसाद जो है लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार 5वां बार लड़ रहे हैं। तो कटिहार सदर को समझना है तो ये समझिए कि वहाँ के जो एमएलसी हैं अशोक अग्रवाल, उनका अपना एक पकड़ है क्षेत्र में, और वो भी अपना एक, और उनकी वाइफ भी जो है मेयर है वहाँ से। उनके बेटे ने अभी वीआईपी से टिकट लेकर चुनाव प्रचार में आ गए। पिताजी बीजेपी में, और बेटा जो है वो महागठबंधन की ओर से चुनाव, हाँ, वो महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने इस पे कोई कार्रवाई भी अभी तक नहीं किया है। और ये जो है कटिहार सदर हॉट सीट हो गया है इस तरीके से, क्योंकि अशोक अग्रवाल का एक अपना इम्पैक्ट है और बैक सपोर्ट जो है वो अपने बेटे को कर रहे हैं। माँ जो है खुलकर सामने है कि मैं अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करूंगी, मैं अपने पुत्र के साथ हूँ। अब चलते हैं मनिहारी सीट के तरफ। मनिहारी में जो है कांग्रेस से जो है अभी सिटिंग है मनोहर प्रसाद सिंह, वो डीआईजी भी रह चुके हैं पूर्व में, और लेकिन 3 बार से वो विधायक हैं, लेकिन लोगों में नाराजगी है। पिछले बार जो है उन्हें 11% के आसपास से वोट जीत हुई थी उनकी, लेकिन इस बार शंभू सुमन जो है जेडीयू से लगातार जो है अपना जनसंपर्क किए हैं और उम्मीदें है कि जेडीयू से वहाँ पे शंभू सुमन निकलेंगे। लेकिन वो भी जो है क्लोज इंटैक्ट है, क्योंकि पिछले बार ऐसा भी माना जा रहा था कि वहाँ पे उरांव जी हैं जो लोजपा से सीट थे, 20,000 वोट उन्होंने। महत्वपूर्ण चीज आपसे जानना चाहेंगे, पप्पू यादव कहे कि यहाँ पर सांसद हैं। अभी अगर देखें तो जो सुनने में आ रहा है, भीतर खाने में चल रहा है कि संतोष कुशवाहा जो पहले यहाँ सांसद हुआ करते थे, ठीक है, वो अभी लड़ रहे हैं चुनाव। तो ऐसे में पप्पू यादव उनको बैक कर रहे हैं, इस तरीके की बातें आ रही है सामने। तो क्या लगता है आखिर लेसी सिंह को हराने के लिए या पप्पू यादव अपना वजूद बचाने के लिए कि कल से संतोष जी जो है अगले बार सांसद का चुनाव नहीं लड़े, वो विधायक बन के रहे, क्या आखिर क्या संभव है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सीमांचल में जो है वर्चस्व की लड़ाई है, इसको कोई हटा नहीं सकता। अब पप्पू यादव इस बार जो है संतोष कुशवाहा के से जब चुनाव लड़ रहे थे सांसद का, तो 20,000 की वोट मार्जिन रही है, 20 से 22,000 की। तो पप्पू यादव भी चाहते हैं कि कल को जब वो सांसद का चुनाव लड़े तो उनके लिए ये टफ नहीं हो, क्योंकि पप्पू यादव को यहाँ टक्कर संतोष कुशवाहा ही दे रहे थे। तो पप्पू यादव एक तरीके से खुलकर जो है बैक किए हैं, जबकि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट हैं, फिर भी जो है खुलकर आरजेडी को बैक किए हैं, संतोष कुशवाहा को धमधा से बैक किए हैं। पूरा हर तरीके से बाइक रैली हो जाए, सभा मंच साझा, हर चीज में जो है, यानी कि पप्पू यादव को लग रहा है कि हम जो अभी इंडिपेंडेंट है, अगली बार भी हम जीत के चुनावी मैदान में आए, संतोष बाहर अगर हो जाते हैं, विधानसभा चले जाते हैं तो ठीक है। लेसी सिंह को भारी नुकसान होता दिख रहा है। आप देखें कि लेसी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि भाई आप जो है कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, और पिछले बार भी चुनाव में जो है उस इलाके में घटना घटी थी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, और लेसी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीब मानी जाती हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि वहां पर कुछ आज की रात जो है वो प्रशासन को मुझे लगता है बहुत मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। देखिए, पूरा पूर्णिया प्रशासन जो है धमधा सीट को लेकर हाई अलर्ट में है। धमधा हो गया, रुपौली हो गया, ये 2 सीट पे एकदम हाई अलर्ट पर है पूर्णिया प्रशासन,
क्योंकि पिछले 2 दिन में भी टकराव की जो है बात सामने आई है, मीडिया में भी बात सामने आई है। लेकिन अभी आपको बता दूं कि धमधा में जो है लेसी सिंह के लिए तो कांटे का टक्कर है, इसको कोई दोहरा नहीं सकता है, क्योंकि संतोष कुशवाहा भी यहाँ से सांसद रहे हैं और उनका क्षेत्र धमधा भी पड़ता है, वो विधानसभा पूर्णिया में ही है। पप्पू यादव का सपोर्ट भी मिल चलिए रहा है। चलिए यादव का रितेश जी लौटते हैं, लौटते रितेश जी आपके पास। हम लौटेंगे नितेश जी आपके पास। एक बार मरगूब का रुख कर लेते हैं। मरगूब हमारे सहयोगी बने हुए। मरगूब, जो नितेश जी से सवाल था वही सवाल आपसे है कि आपको अब तक का जो चुनावी समीकरण है उसमें क्या समझ में आ रहा है कि एकदम नेक टू नेक फाइट है दोनों गठबंधन के बीच में, या फिर अगर चीजें बदलती है तो कोई भी दल, एनडीए हो या फिर अलायंस महागठबंधन को, स्पष्ट बहुमत की तरफ जाएगा, या नेक टू नेक फाइट में ही मामला अटकेगा? देखिए, फाइट तो नेक टू नेक है। अगर आप दोनों गठबंधन की बात करें तो 121 से 30 के बीच दोनों रहेगा, या तो 121 से 30 के बीच महागठबंधन आए या 121 से 30 के बीच एनडीए आए, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है। अब मैं आपको बार बार 2% 3% जो वोट है वही कमाल करेगा, और जेनजी जिधर जाएंगे वो भी कमाल होगा, और कहीं कहीं कहा जा सकता है जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी कमाल करेगा। एक महत्वपूर्ण और सवाल है कि जन स्वराज कई सीटों पर, जो हमारे पास जानकारी आज मैंने सुबह से ली है, जन स्वराज कई सीटों पर डिस्टर्ब कर रही है एनडीए को। हालांकि कुछ सीटों पर वो महागठबंधन को भी डिस्टर्ब कर रही है। अगर ऐसा होता है, अगर कहीं कहीं 20-20, 25-25 वोट जन स्वराज के कैंडिडेट लाते हैं और वहां 15,000, 20,000 से एनडीए के कैंडिडेट हार जाते हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट हार जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा शौक होगा दोनों महागठबंधन के लिए, और तब स्थिति और बदल जाएगी। तो हो सकता है कि अप्रोक्स 120, 121, 123, 118, 119, 120 के आसपास दोनों गठबंधन रहे, और हो सकता है कि खींचतान की स्थिति हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि निर्दलीय पर दोनों गठबंधन को निर्भरता करनी पड़े। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि वो तो कल पता चल पाएगा, कल देर शाम ही आ पाएगा, एग्जिट पोल भी कल आ जाएंगे, लेकिन स्थिति अभी तक हमारे ख्याल से यही लग रही है कि नेक टू नेक फाइट में पूरा का पूरा बिहार विधानसभा चुनाव फंस गया है। चलिए इब्राहिम, चलिए मरगूब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। सचिन का रुख कर लेते हैं। सासाराम से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, इस बार जो 3 फैक्टर नजर आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, एक तो युवा वर्ग है, दूसरा प्रवासी मजदूर है, और तीसरा महिलाएं हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूर इस बार आए हैं दिवाली छठ में वापस लौटे नहीं अपने काम को लेकर। इसी वजह फर्स्ट फेज में जो बम्पर वोटिंग हुई, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या रीडिंग है इन तीनों वर्ग की? अगर बात करें तो किसकी तरफ आपको झुकाव नजर आ रहा है? बिल्कुल इब्राहिम, आपने सही कहा। जो 3 फैक्टर हैं, खास करके जो महिलाओं का रुझान है, वो महिलाओं जो है इस वोटिंग में, इस 2025 चुनाव में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिया है, उसे एक कह सकते हैं नीतीश कुमार का महिलाओं वोटिंग का एक ज़्यादा फैक्टर बना है। खास करके आप कह सकते हैं युवाओं की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर ने लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि बिहार में रोजगार और पलायन को लेकर, तो जो भी लोग बाहर से आए हैं वो रोजगार और पलायन को लेकर उनका यही सोच है कि हम जब बाहर जाते हैं, बाहर हम रोजगार करते हैं, तो हमारे अगर बिहार में रोजगार मिलेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको लेकर ज़्यादा बढ़ चढ़कर युवा हिस्सा ले रहे हैं। खासकर अगर रोहतास जिले की अगर बात करें इब्राहिम, तो रोहतास जिले में जो 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में बहुत ही दिलचस्प लड़ाई देखी जा रही है। हालांकि आपको बात अगर 2020 में हम इब्राहिम आपको ले जाना चाहेंगे कि 2020 में यहाँ 7 विधानसभा सीटों पे महागठबंधन ने जीत हासिल किया था, और एक बड़ी जीत जो है वो महागठबंधन ने हासिल किया था। लेकिन इस बार जो फैक्टर है, तमाम जो नेता हैं वो अपने वादे और इरादों को लेकर जनता के कटघरे में खड़ा जरूर है। अब कल मतदान की जब प्रक्रिया शुरू होगी, मतदान होगा, तब पता चलेगा कि जनता अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाती है। हालांकि 14 तारीख को जब रुझान आ रहे शुरू हो जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि इस बार खास करके रोहतास जिला के 7 विधानसभा सीट से जीत के सर का ताज जनता किसे पहनाती है। इब्राहिम, चलिए बहुत शुक्रिया सचिन आपका। इंतजार, आपने सही कहा कि 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, और 14 तारीख को यह स्पष्ट होगा कि जनता किस ओर, जनता का मिजाज रहा है। पॉलिटिकल एडिटर हमारे नितेश रंजन जी जुड़े हुए हैं पूर्णिया से। नितेश जी के का ही रुख करते हैं। नितेश जी, जो आप और आदर्श बात कर रहे थे, बहुत दिलचस्प है। राजनीति शायद इसी को कहते हैं कि देखिए अपना कंपेटिटर ही ख़त्म कर दे रहे हैं पप्पू यादव, कि भाई हम पूरा समर्थन आपको देंगे, आप चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच जाओ और हम सांसद के लिए फिर योग्य उम्मीदवार हो जाएंगे, कोई कंपेटिटर नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारी सीट्स पर देखने को मिल रहा है।
खास करके पप्पू यादव की अगर बात करें तो उस इलाके में कितना बड़ा फैक्टर पप्पू यादव आपको नजर आए हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए पप्पू यादव सांसद हैं और आप अगर यहाँ की विधानसभा सीटें, 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो सभी पर उनका कमोबेश इम्पैक्ट है। चूंकि हर जगह से वोट मिला तभी वो सांसद बने हैं और इन दिनों जो हम लोग देख रहे हैं लगातार जो घूम रहे हैं, तो पप्पू यादव को लोग बड़े सम्मान और इसके साथ इस क्षेत्र की जनता मानती है। उनको लगता है कि पप्पू यादव हमारे ऐसे नेता हैं जो देश स्तर पर मुद्दों को उठाते हैं और देश स्तर पर जो है हमारी बातों को रखते हैं। तो ये एक मैसेज स्पष्ट है उनके साथ। तो अब जो आपको बताया कि पप्पू यादव भी ये सोच रहे हैं कि यदि इस 7 सीट में से यदि वो 5 भी सीट अगर जितवा देते हैं, 6 सीट जितवा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो कहने में कामयाब हो सकते हैं महागठबंधन के, या जो विधायक जीत के जाएंगे वो कहेंगे कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव का जो है हर सीट पर 10, 20, 25% जो है मदद रहा है हमारा। तो एक पप्पू यादव का भी ग्राफ बनेगा। पप्पू यादव लगातार आप देखें कि राहुल गांधी के मंच पर भी कोशिश करते हैं कि भाई वहां पर भी रहें, हर जगह रहें। तो उनकी भी एक मंशा होगी, हो सकता है अगली बार उनको लगे कि भाई इंडिपेंडेंट अब हटाओ, अब जो है कांग्रेस की ओर जाओ या आरजेडी की ओर जाओ। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीति में कुछ भी संभव है। या तो अलायंस के तहत वो इंडिपेंडेंट ही लड़के बोलेंगे कि भाई हमको यहां पर कोई कैंडिडेट नहीं दिया। ये तमाम चीजें हो सकती है। पप्पू यादव संतोष जी को जो साइड कर रहे हैं, जो अभी हमने आदर्श से समझा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि संतोष कुशवाहा अगर आप देखें तो, और लेसी सिंह के सीट से लड़ रहे हैं, सांसद थे, तो संतोष कुशवाहा के लिए भी बड़ी चुनौती की चीज है कि भाई किसी तरीके से उस सीट पे अगर लेसी सिंह को हरा देते हैं तो आप समझिए कि इस सीमांचल में लेसी सिंह का एक अपना वजूद है, अपना वजन है, लगातार चुनाव जीतते आ रही हैं, मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में एक बड़ा जो है उनको, खासकर अगर आरजेडी को देखें तो आरजेडी खेमे में एक खुशियां यहां से मिल जाएगी अगर संतोष कुशवाहा जीत कर जाते हैं। और पप्पू यादव को दोगुनी खुशी हो जाएगी कि भाई अब जो है मेरा रास्ता साफ हुआ, दूसरा कोई भी वैसा प्रत्याशी नहीं है जो हमारे पास यहां पर आके चुनाव जो है चुनावी मैदान में आए। तो एक तो यहां पर, और एक जो कटिहार की बात भी इन्होंने कही कि कटिहार में आप देखें कि तारकेश्वर जी चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो बीजेपी में जो है उनके पुत्र जो है वो वीआईपी से टिकट लेकर चुनावी मैदान में है। हम एक बार फिर से हम आदर्श से सिर्फ समझना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी की कोई सभा हुई थी उस इलाके में, कटिहार में? जी, हाल ही में नरेंद्र मोदी का सभा हुआ, लेकिन उस सभा में क्या नजर आए थे क्या? नहीं, उस सभा में मंच साझा नहीं किया अशोक अग्रवाल। उन्हें शायद से बुलाया नहीं गया या जो भी प्रोटोकॉल हो, वो मंच पे नहीं दिखे, नहीं दिखे साफ तौर पर वो मंच पे नहीं दिखे। और इसको लेकर हमने सवाल भी किया है, नक्षत्र पर सवाल चला भी है हमारा। लेसी सिंह वाले सीट को भी हम लोग इंपॉर्टेंट ये कर रहे हैं। किशनगंज जो है, किशनगंज से मैं आंकड़ों को देख रहा था, बातचीत वहां के रिपोर्टर से हुई, तो मात्र 1300 वोट से जो है स्वीटी हारी है। आपको क्या लगता है वहां पर? हाँ, लेकिन वही है कि वहां से ओवैसी के जो है कैंडिडेट ने 42,000 वोट लाया था। यदि मुस्लिम एकजुट हुए तो बीजेपी ऐसे ही साफ हो जाएगी, लेकिन अगर ओवैसी की पार्टी को अगर उनके कैंडिडेट को मिलता है तो हो सकता है वो 1300 वोट तो कुछ नहीं है, वो तो आसानी से सीट जो है बीजेपी निकाल सकती है। जी, साफ तौर पर अगर देखिए दो चीजें हैं, अगर वोट बटी, मुस्लिम वोट बटे तो जो है ओवैसी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर वोट नहीं बटे, ओवैसी को नहीं, बीजेपी को खामियाजा, सॉरी, और जो है इस तरीके से वहां का जो ये समीकरण सेट हो रहा है किशनगंज के तरफ, तो अगर वोट बटेंगे तो ही खेल होगा, नहीं तो नहीं होगा खेल, ये साफ तौर पर है। लगातार अगर सारिफ आप देखें तो हम इसी बात पर फोकस्ड हैं कि इस इलाके में, इस 24 विधानसभा सीट में मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है। वो फैक्टर क्या एकजुट रहता है या बिखराव की स्थिति में रहता है? यदि वो टूटेगा तो 100% यहां से एनडीए को बढ़त मिलेगी और सरकार बनाने का रास्ता जो है एनडीए का। अच्छा रितेश जी, अगर मान लीजिए, अगर रितेश जी जो मुस्लिम वोटर्स की आप बात कर रहे हैं, अगर मुस्लिम वोटर संभावनाओं पे कि जो 2020 में हुआ इस बार नहीं हो, 2025 में ना हो, और जैसा आपने कल की चर्चा में कहा भी था कि तेजस्वी को हम मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं, ऐसा बहुत लोगों ने आपके साथ चर्चा की। अगर मुस्लिम वोटर इंटैक्ट हो गए और इंटैक्ट होकर महागठबंधन के पक्ष में चले गए, तो क्या महागठबंधन पहले फेज में जितने सीट्स आएंगे और सेकंड फेज में इससे जो बाउंस बैक मिलेगा, क्या सरकार बनाने की पोजीशन में पहुंचने के आपको संभावना दिख रही है? नहीं, देखिए आप अगर देखेंगे तो पिछली बार जो है 12 सीटें यहां से बीजेपी को मिली थी। बीजेपी जेडीयू जो है 8 सीटें बीजेपी को, 4 सीटें जेडीयू को। वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो 5, और आरजेडी के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी। ओवैसी के खाते में जो है 5 सीट गई थी, 1 सीट जो है सीपीआईएमएल के खाते में गया था और 1 सीट जो है आरजेडी के खाते में गया था। तो इस तरीके का समीकरण था। यदि आप समझे, यदि आप समझे कि यदि 12 सीट में से 12 सीट जो बीजेपी जीता है, अगर उस
से डाउन बीजेपी जाती है। बीजेपी यदि यहाँ 3-4 सीट ही जीतती है और उधर जो है वो लोग प्लस हो जाते हैं, 6-7 सीट उधर प्लस हो जाते हैं, 18 से 20 आता है, तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा कि एक मतलब मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के लिए खासकर बढ़त की स्थिति रहेगी वहां पर, माने इस इलाके से बढ़त की स्थिति रहेगी। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि जैसा कई पत्रकारों से बात हो रही थी तो उन लोगों ने कहा कि 160 एनडीए लाएगा, 170 एनडीए लाएगा, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूं इस चीज को। एनडीए फाइट में इंडिया अलायंस के साथ है। अब उसमें एनडीए 130 से 35 के बीच रख सकता है या इंडिया अलायंस आपको 125 से 30 के बीच रह सकता है। जो अभी मेरी लोगों से बातचीत हो रही थी यही समीकरण मुझे लगता है कमोबेश आपको दिखेगा। 160-70 की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। मैं जितने सीट पर घूमा उसके अनुसार मैंने, आप देखिए, आप आकलन कैसे कर सकते हैं भाई, आप एक बोरा चावल है तो एक मुट्ठी चावल के साथ ही आप आकलन कर सकते हैं। वो आकलन जो हम कर पा रहे हैं तो उसमें यही समझ में आ रहा है कि भाई जो भी आएगा 130-35 के राउंड आना चाहिए। लेकिन अब चुनाव है, अब 122 सीटों पर क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। कल का जो आपका वोटिंग होगा वो वोटिंग क्या होता है, क्या वोटिंग बढ़ता है, वोटिंग परसेंटेज घटता है, वोटिंग परसेंटेज क्या होता है, तो वो मुझे लगता है कल का हम लोगों को एक बार इंतजार करना चाहिए। उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। नितेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, संक्षेप में इसका जवाब चाहेंगे। मुद्दे क्या बने बिहार की सियासत में इस बार के चुनाव में? एनडीए ने जो मुद्दे उठाए, महागठबंधन ने जो मुद्दे उठाए, या फिर फॉर दैट मैटर जनसुराज ने भी चुनाव में आने से पहले जो मुद्दे उठाए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के नब्ज तक छू गए? नहीं, देखिए, जनता के नब्ज तक अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ की वर्तमान स्थिति है, मुझे तो लगता है मुद्दा सिर्फ एक था, जातिगत स्थिति, ठीक है, और जात पात पर ही यहाँ इस बार का भी आपको वोट हुआ है। आप और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के विकास को लेकर जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो सब जो है उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, रोड हो, तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है नीतीश कुमार को देखते हुए वहाँ पर वोट किया गया है। लेकिन उन सब में भी अगर नीतीश कुमार को वोट गया है तो किसका वोट गया है, किस जाति का वोट गया है, ये भी देखना होगा। तो मुझे लगता है कि मुद्दे मुख्य रूप से यही हावी रहे। वैसे तेजस्वी ने भी जो कहा है कि भाई हम महिलाओं को 30,000 देंगे, कुछ जगहों पर ओवरऑल अगर देखेंगे तो वो भी रहा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, पलायन एक बड़ा मुद्दा था। पलायन अगर आप देखें तो कई लोग ऐसे थे, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई जो कि बाहर से यहाँ आए हैं वोट करने के लिए, और वोट करके वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जो है, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं हम परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना था कि परिवर्तन नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में आप जो रोजगार पलायन मुख्य मुद्दा यहाँ पर मान सकते हैं। और महिलाओं के लिए सीधा सा बात है कि खाते में जो 10,000 डीबीटी हो रहा है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहा कि भाई हमको जो है नीतीश कुमार जी बैठे बैठे हमको वो राशि दे रहे हैं जिससे कि हम अपने परिवार का या अपने बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं, हम उनके लिए जो है पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। इस तरीके की बातें जो है महिलाओं के जहन में कहीं ना कहीं रही। चलिए, बहुत शुक्रिया नितेश जी आपका। आपके साथ आदर्श भी हमारे सहयोगी जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। बहुत करीब से आपने बिहार की सियासत, बिहार का चुनावी रंग को समझाया है। बहुत शुक्रिया आपका नितेश जी।